सुबह बखैर नाजरीन, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। साल 2025 का आज पहला दिन है, 1 जनवरी 2025 बुधवार का दिन है और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। उम्मीद है कि ये नया साल का जो आगाज़ हुआ है ये खुशी से हो, रहमतों से हो और पूरी अल्लाह की मेहर हम सब पर हो ताकि ये पूरा साल जो है एहसन तरीके से निकल सके। सामीन नाजरीन, आज के इस नशरियात में हम आपके सामने जहां खबर रखेंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे, वहीं पर उस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे जो इन दिनों हमारी सोसाइटी का एक अहम तरीन जुज बन चुका है, डिप्रेशन और एंजाइटी। अगरचे ये दो अलग अलग मौजूआत है लेकिन माहिरीन किस तरीके से इसे बचने की तलकीन कर रहे हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। आज ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि आप की और हमारी गुफ्तगू हो और आप और हम जब बैठे तो बात करें कि हालात वाक़ात किस तरीके के हैं और हुकूमती इदारे जो अपना नया मनसूबा बना रहे हैं उनको फीडबैक दे कि मनसूबा बंदी जब आप करें तो बंद कमरों से नहीं बल्कि आवाम की आरा के मुताबिक वो मनसूबा बंदी हो। इसलिए आज कोशिश करेंगे कि आखिरी 5 से 8 मिनट हम आपके साथ भी दें ताकि आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवा सके। तो फटाफट से याद रखिएगा कि ये टीवी पर आप नशियात तो देख रहे हैं, आप हमारी राब्ता साइट पर भी आएंगे, फेसबुक पर आएंगे, यूट्यूब पर आएंगे, ट्विटर पर आएंगे, इंस्टाग्राम पर आएंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आएंगे जहां पर तज्जिया तबसरा तो देखेंगे ही, आप शेयर भी करेंगे लेकिन आप वहां से हमें फीडबैक देंगे और ये फीडबैक हमारे प्रोग्रामों को तरतीब देने में मजीद बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तनकीद ज़रूर कीजिएगा, हम उसके मुंतज़िर रहेंगे ताकि हम आपसी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाते हुए आपकी आराओं के मुताबिक इन प्रोग्रामों को तरतीब दे सके। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ आज साल का पहला दिन है लेकिन माजी में 1 जनवरी को क्या कुछ हो चुका है, कुछ अहम तरीन वाक़ात आपके सामने हिस्ट्री की किताब से निकाल कर आए हैं आसिफ रशीद। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। साल 2025 की आप सबको मुबारकबाद, खुश आमदीद 2025, अलविदा 2024 के बीच ये खूबसूरत और ऐसे लम्हात जिनमें शायद तारीख तो बदली है लेकिन अपने आप को बदले और इस साल हम कुछ मज़ीद अच्छा करें जो माजी में नहीं हो सका, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि सब बहुत अच्छे से होंगे बखैर वाफियत से। ख़ास तौर से वो जो नया साल मना रहे हैं अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक तकरीबात का हिस्सा होते हैं, जश्न की तकारीब अलग अलग जगहों पर होती है तो उस हिसाब से चीज़ें चलती रहनी चाहिए। बहरहाल यही कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर की जब आज इसके मुताबिक जनवरी की पहली तारीख है तो साल 2025 का पहला दिन माजी में जब हमने देखा कई वाक़यात रुनमा हुए, कई इंसिडेंट्स, कई घटनाएं, तो ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे में उनको रिपीट करके आपके सामने रख देते हैं। और यही वो दिन था, साल था 1880 में जब मनी ऑर्डर का निज़ाम शुरू हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। रफ्ता रफ्ता करके ये पहला स्टेप था कि रवाबित को बेहतर किया जाए और मनी ऑर्डर का एक ऐसा पहला सिलसिला, ना तो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, ना मोबाइल फ़ोन्स थे, एक चिट्ठी वाला वो जो निज़ाम था उसको कैसे मनी ऑर्डर में तब्दील या नाम तब्दील करके सिस्टम को ज़रा बेहतर किया जाए, आगाज़ आज के दिन हुआ था। 1893 में जापान ने आज ही के दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर को राइज किया पूरे मुल्क के अंदर, इस कैलेंडर के मुताबिक चलने का फैसला, तो वहाँ पर नया साल। 990 में आज ही के दिन रूस ने जुलियन कैलेंडर को राइज किया, वहाँ पर ज़रा मुख्तलिफ तारीखें, मुख्तलिफ नाम, दिन आज का आता है जब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप देखते हैं। 1600 ईस्वी में आज के दिन स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से नए साल के आगाज का ऐलान सरकारी तौर पर किया गया। न्यू कैलेंडर के मुताबिक 25 मार्च को यहाँ नया साल होता था स्कॉटलैंड के अंदर, लेकिन इसको बाद में तब्दील कर दिया गया। 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को मलिका हिंदुस्तान करार दिया गया। ये पहला ऐसा मौका था कि बरतानिया की किसी आप कह लीजिए कि शाही ख़ानदान से कोई सामने आए जिसको महारानी विक्टोरिया का लक़ब या खिताब हिंदुस्तान के अंदर मिले और साथ में भारत का नाम भी। 1800 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद हिंदुस्तान के अंदर 1 जनवरी को ख़त्म हो गया। 1399 में आज ही के दिन अमीर तैमूर लंग दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अपने वतन वापस लौटा, दिन आज का आता है। आज ही की तारीख के मुताबिक 1906 में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानी मईशत को कबूल किया। ये पहला मौका था आज से तकरीबन 18-19 बरस कबल जब ब्रिटिशर्स ने माना कि भारत की भी अपनी इकॉनमी है, अपनी जीडीपी है, अपना काम है और मईशत को सरकारी तौर पर कबूल करने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब मुस्लिम लीग का क़याम भी हुआ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब भारत की आज़ादी के लिए मिलकर काम कर रहे थे।
1515 में यहूदियों को ऑस्ट्रेलिया के लाई बाग इलाके से निकाला गया और मजालिम के बीच लाखों लोग यहां से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सेटल हो गए। 1948 में हिंदुस्तान ने कश्मीर में फौज भेजने पर अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान की शिकायत की। ये वो वक्त था जिसके बाद काफी तनकीद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके आसपास तमाम लोगों की हुई कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं बल्कि दो ममालिक का मसला था, यहाँ पर इसको हल किया जा सकता था। लेकिन मामलात या हालात ऐसे थे जिसको बिन-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर ले जाना पड़ा। दिन आज का था। 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत मुहिम का आगाज आज ही के दिन किया था और 1785 में दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्टर टाइम्स ऑफ लंदन का पहला शुमारा शाया हुआ 1 जनवरी 1785 को। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में यह चंद बड़ी और अहम तरीन बातें, बड़े वाकयात। पहले दिन ही आज साल 2025 में आज दिन भर क्या हलचल रहनी है, मुख्तलिफ इलाकों से खबरें हैं। तारीख बदली है लेकिन मौसम ज्यादा नहीं, और हमने भी मुनासिब समझा कि आज मौसम के हवाले से सबसे पहले आपको अपडेट किया जाए कि जो दिसंबर में नहीं हो सका या कुछ एक हिस्सों में कम बारिशें हुई, बर्फबारी जिस हिसाब से हुई वो भी प्रेडिक्शन कुछ एक जगहों पर गलत साबित हुई, लेकिन जनवरी का ये जो पहला हफ्ता गुजरने वाला है ये कैसा रहेगा, जरा शुरुआत इसी खबर के साथ आज करते हैं। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले उन लोगों के लिए अहम तरीन इत्तला जो जम्मू कश्मीर के लिए सफ़र पर आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर के लिए सयाहत पर आना चाहते हैं, तो याद रखिएगा अय्याम सर्दी ने दस्तक देती है। चिल्ला कलान शबाब पर है और रियासती और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज यानी 1 जनवरी से फिलहाल चंद दिनों तक 3 से 4 जनवरी तक मतला अबर आलूद रहेगा। कहीं पर बारिशें हल्की सी और कहीं पर बर्फबारी का इम्कान भी लगाया जा रहा है। और इस तरीके से रात एक बार फिर यकबस्ता सोबा कश्मीर के अंदर गुजरी है, जिसकी वजह से जो बर्फ रास्तों पर है, नदी नालों के आसपास है, वो मुंजमद हो गई है। अबूर मरूर काफी मुश्किल हो रहा है और झील यानी श्रीनगर का झील डल के किनारों के साथ साथ झील के अक्सर हिस्सा जो है वो आज सुबह भी मुंजमद होता हुआ नजर आ रहा है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया गया है और मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर आज कल और पर 6 तारीख तक यह सिलसिला इसी तरीके का रह सकता है। यानी आज से एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। और उसके साथ साथ अबूर मरूर की जब हम बात करते हैं तो जिला और तहसील सदर मकामात पर अगरचे सड़कों से बर्फ पहले ही हटा दिया गया है और लगातार जो बर्फ कुछ गुज़श्ता साल हुई थी उसको हटाने के बाद अबूर मरूर का आसान भी बनाया गया था, ताहम फिसलन की वजह से सुबह चलने फिरने में और गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मगरिबी हवाओं का असर जो है वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। कोई भी नहीं दिया है। तब्दीली का इम्कान है और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो जनवरी का पहला हफ्ता है साल 2025 का पहला दिन, आज सर्द हवाओं के बीच बाद सहपहर आप देखेंगे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम तब्दील होने का इम्कान है। फिर उसके बाद 3, 4 और 5 जनवरी को महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और कुछ एक बालाई इलाकों के अंदर जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी या मामूल के मुताबिक जो सरगर्मियां होती थी वो मुतासिर भी बर्फबारी के बीच हो सकती थी। इस बीच एक और बात जो आप सब जानते हैं, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी का एक सिलसिला देखा है।
4 जनवरी तक जहां बर्फबारी न होने की बात कही जा रही है, वहीं पेशन गोइयों के निजाम में मुमकिन खामियों की भी तहकीकात शुरू की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से इसकी भी तस्दीक कर दी गई है। इस बीच ये भी बताते चलें कि 27 दिसंबर को होने वाली बर्फबारी के बीच जहां निजाम जिंदगी दरहम बरहम हुआ था और महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पेशन गोइयों की दुरुस्तगी पर सवालात भी उठाए थे। ये तस्वीरें वादी कश्मीर में सुबह सुबह मशहूर तरीन मकाम या झीले ढल की है। श्रीनगर के अंदर आज फिर से सुबह सुबह, चूंकि थोड़ी देर में जब मुकम्मल तौर पर तफसीलात होगी कि आज रात का दर्जा हरारत माइनस तो था, लेकिन एग्जैक्टली कितना था वो सामने आएगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर साउथ कश्मीर की, दोबारा से आपको तस्वीर दिखाएंगे। डल के आसपास के हिस्सों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर आप देख रहे हैं यही सूरत हाल लगभग है। और ये तस्वीर जिससे आप अंदाजा लगाएं कि माइनस टेम्परेचर शायद कल या परसों वाला या पिछले 1 या 1.5 हफ्ते का रिकॉर्ड भी टूटे। जब तक दोबारा से बारिश और बर्फबारी के स्पेल की तरफ हम जाएं, उससे पहले की ये तस्वीर जहां पर सुबह सुबह शिकारी वाला भी अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के ऊपर बर्फ की मोटी परत या फिर कोरा माइनस टेम्परेचर की एक तरह से आप कह लीजिए अलामत होता है। और ये सूरत हाल पिछले कई दिनों से बनी। और दूसरी तस्वीर साउथ कश्मीर की भी आपके सामने है। तो मतलब अमर आलूदा जी, उम्मीद यह है कि आज एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान है, लेकिन उसके साथ साथ गुलमर्ग की भी हम बात करेंगे, जहां पर रात जश्न भी दिखा। अगरचे सरकारी तौर पर तमाम तकरीबात नहीं हुई थी, लेकिन मकामी तौर पर होटल्स के अंदर जो लोग आए थे, जो सयाह आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर अपना नया साल भी बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म साहब की इंतकाल की वजह से 7 दिन का बाज़ाब्ता तौर पर सोग था। और इस ज़िमन में आज अगरचे रात देर गए, कोई भी तकरीब वहाँ पर नहीं हुई, ताहम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और मकामी होटलियर्स ने हल्का फुल्का प्रोग्राम भी बनाया था, जो सयाहों ने बखूब अंजाम दिया है। ये देखिए, ये तस्वीर रात देर गए की है गुलमर्ग की, सफ़ेद चादर बर्फ की, और उस बीच लाइटें होटल्स की जो है वो साफ दिखा रही है कि कितना खूबसूरत नज़ारा था ये। और ये शाम होते होती वो तस्वीरें हैं जब सयाह वहां पर पहुंचे जिन्होंने आज तक बर्फ नहीं देखी थी, लेकिन फाइनली बर्फ भी देखी। और नए साल के इस सरकारी जश्न में नहीं, लेकिन गैर सरकारी तौर पर जो होटल्स के अंदर तकरीबात थी उनमें हिस्सा भी लिया है। कुछ सयाहों ने हमारे नुमाइंदे के साथ भी बात की है। The lights will go off. So after that, lights come, we cut the cake, and then we celebrate again. और बच्चे हैं तो आ जाओ। So थोड़ा सा स्पेस दे देना। सयाहों की बात जरा आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। माई सेल्फ दिशु फ्रॉम गंगानगर राजस्थान। बहुत बढ़िया लगा गुलमर्ग। ये मेरा लगभग लास्ट 10 ईयर पहले गया था मैं, और अभी आया हूँ। मतलब इतना स्नोफॉल देख के इट वॉज अल्टीमेट हेवन ऑन अर्थ। मजा आ गया, खूब मजा। और ये जो ग्रैंड मुमताज का पूरा किया हुआ है वो भी बहुत शानदार, मजा आ गया। क्योंकि अब नए साल की बाज़ाब्ता शुरुआत हो गई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? सबके लिए यही है कि हैप्पी न्यू ईयर। सब यहाँ आए और यही न्यू ईयर बनाइए कश्मीरियों के साथ। मेरा नाम हर्षित अग्रवाल, मैं गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैं गुलमर्ग पहली बार आया हूँ और यहाँ के बहुत ही आनंद आ रहा है। और साल की शुरुआत इतने बढ़िया मौसम, इतने बढ़िया होटल से हो रही है, तो ये पूरा साल बहुत ही बढ़िया जाएगा। और मैं सारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी साल में घूमने आओ। और ग्रैंड मुमताज होटल में तारिक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सारा जो यहाँ पे माहौल है वो बहुत ही फ्रेंडली माहौल हो गया है। और हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बुजुर्ग के लिए बहुत ही सेफ है। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बढ़िया है, और जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत ही। चलिए, सयाहों की बात आप सुन रहे थे जो रात देर गए रात भर गुलमर्ग के अंदर थे, और वहां पर नए साल के जश्न में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अगरचे सरकारी तौर पर आज कोई भी जश्न वहां पर नहीं था। तस्वीर श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग की आपके सामने हमने रख दी है। बढ़ते हैं जी आगे। अच्छा, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ, जरा श्रीनगर चलते हैं। पहले फटाफट से देखते हैं कि रात किस तरीके से गुजरी है। इरफान, जरा अपडेट करें किस तरीके का मौसम है, क्योंकि अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो झीले डल की है, जहां पर शिकारा चलते चलते साफ दिख रहा है कि कोहरे की परत जो है वो पूरे डल के ऊपर बनी हुई है। बर्फ जो अभी
दोबारा से आज होने वाली है, क्योंकि मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई। इस बीच रात किस तरीके की गुजरी है, इतलात यही है कि 4 से 5 डिग्री के दरमियान ही दर्जा हरारत रहा है मनफी। देखिए गौर साहब, आसिफ साहब, सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मौसम के मामलात को लेकर रात पर सर्द तरीन रात और सर्द तरीन रात के साथ साथ -4 जो है वो इस रात रिकॉर्ड भी किया गया है। मैं ये कहूंगा कि फिलहाल जिस तरीके से दोबारा से थोड़ा सा ड्राइनेस है, अब एक्सपेक्टेशन है कि आज से मौसमी महकमियात ने जो प्रिडिक्शंस की है कि मगरबी हवाओं का असर होगा और इसके साथ साथ यहाँ बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। अगर मैं सर्द तरीन रात को लेकर बात करूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप वाइड फ्रेम दिखाएं और वाइड फ्रेम से मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा को हाथ में ले रहा हूँ और यू कैन चेक अराउंड लाइक दिस इज द राइट सिचुएशन राइट नाउ। अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो खास तौर पे कोहरे की जो परत है, ये देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये चीज जो है ये आइस नहीं है, फ्रोजन एटमॉस्फेयर है पूरा, ये जम गया है रात भर। इसके साथ साथ यानी कह सकते हैं कि ये एक वो चादर है जो मैं आपको दूसरी जानिब अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट्स वेरी हार्ड सरफेस। ये आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल इसमें फिसलन है और यही सिचुएशन अलग अलग स्पॉट्स पर जो है खास तौर पर बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो नदी नाले हैं वो मुंजमद हो गए हैं दोबारा से, क्योंकि एक साइड से फ्रोजन एटमॉस्फेयर है, दूसरे साइड से अभी मतरा अबरालूद है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यू कैन चेक अराउंड अभी मौसम कैसा है। थोड़ा सा अभी भी बादलों की तरह यानी कह सकते हैं कि डार्क क्लाउड्स है और अभी कोई विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। तकरीबन तकरीबन अगर मैं दिन की बात करूं तो ऑलमोस्ट अराउंड जो इस वक्त देखा जाए तो टेम्परेचर काफी डाउन है और उस टेम्परेचर में धूप जो है वो बहुत देर से निकलती है। तो इस जी। वक्त कह सकते हैं कि थोड़ा मतरा अबर आलूद भी है और एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि आज इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ये कोहरा फिर से टूटेगा, ये फिसलन से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। गौर साहब, आप भी जानते हैं, आप यहाँ के हैं, इस तरह की सिचुएशन जब आप देखते हैं कश्मीर में ऐसा कोहरा लगता है और ऐसी परत रहती है खासतौर पे मिरर्स पे, या इसी तरह की फिसलन जब सड़कों पर रहती है। डल जो है वो मुंजमद हो गया है, डल में भी इसी तरह से फ्रोजन एटमॉस्फेयर है, रास्तों में अभी दुश्वारियां काफी चलने फिरने में। हमने देखा कल बहुत सारे एक्सीडेंट्स इन द मीन टाइम मॉर्निंग हुए, जो कि 2 व्हीलर्स वगैरह जो चल रहे थे अचानक से उनके व्हीलर्स फिसल गए और कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स, एडवाइजरीज टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए भी प्रोवाइड की जा रही है कि जब तक प्रॉपरली पूरी तरह से धूप ना निकले, जब तक प्रॉपरली सड़कों से फिसलन खत्म ना हो जाए, तब तक जो है आप एहतियात काफी ज्यादा बरतें। चलिए So ठीक है let's जी, hope सईद for the इरफान best for फाजिल, the बहुत credit शुक्रिया score. श्रीनगर से अपडेट करने के लिए। मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ, सईद इरफान फाजिल, और गुलमर्ग की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि 7 दिन से मुसलसल एहतजाज रात देर गए खत्म हो गया है और रोकने वाले मामला क्या हल हुआ है नहीं हुआ है, डिटेल के साथ आपके सामने खबर रखेंगे। और आप कमर की पेटी बांधिएगा, क्योंकि चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। अब ये चुनाव कौन से हो रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि पिछले साल ही तो चुनाव हुआ है 2024 में, ये नए चुनाव क्या है बताएंगे डिटेल के साथ आपको। और आपको ये भी बताएंगे कि सरकार ने मंजूरी दे दी है एक सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने पर। छोटे से ब्रेक के बाद
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। और सलाम जेके में जरा बात करते हैं उस एहतजाज की जिसके 7 दिन पूरे हुए थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बाइख्तियार कमेटी बनने के बाद जब कल मुज़ाकरात हुए तो मुज़ाकरात कामयाबी के साथ हमकिनार भी हुए हैं, जिसके बाद इतलात और ख़बर यह है कि रियासी कटरा रोपवे मामले पर मुज़ाकरात में जो तातुल लिया था वो ख़त्म हो गया है। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक संघर्ष समिति ने फिलहाल जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था, जो एहतजाज चल रहा था, उसको रात देर गए ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार और संघर्ष समिति के बीच मुज़ाकरात हुए हैं और उस मुज़ाकरात का नतीजा ये है कि पिछले 7 दिन से जो एहतजाज चल रहा था वो रात देर गए ख़त्म कर दिया गया है। जो 18 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो थानों के अंदर थे, उन्हें कल रिलीज कर दिया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है और उन पर कोई भी एफआईआर और कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। अनकंडीशनली उन सब की रिहाई कल रात देर गए कर दी गई है। रोपवे मामले पर फिलहाल काम रुकेगा, इस तरीके की बात जो है वह कही जा रही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुदाखलत के बाद आला सतही पैनल बनाया गया है, जो पैनल इस संघर्ष समिति के साथ बातचीत करने के बाद आगे बढ़ेगा। जो रोपवे मामले पर एहतजाज चल रहा था, रात देर गए मुज़ाकरात हुई है। मुज़ाकरात में 2 बड़ी पहलू हुई हैं। एक ये कि एहतजाज पर जो नौजवान भूख हड़ताल पर बैठे थे वो भी ख़त्म हुआ। जो 18 के करीब संघर्ष समिति के नौजवान गिरफ्तार हुए थे, उनकी गिरफ्तारी को ख़त्म कर दिया गया, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि फ़िलहाल रोपवे पर काम नहीं होगा, लेकिन जो कमेटी श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से बनाई गई है, डॉक्टर अशोक बान साहब, सुरेश कुमार जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू है, सुरेश कुमार जी, और सूबाई कमिश्नर जो जम्मू है रमेश कुमार साहब, वो और सीईओ कटरा के जो है माता वैष्णो देवी बोर्ड के, ये मेंबर्स रहेंगे कमेटी के जो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल रात देर गए जब ये मामला सामने आया तो चेहरों पर खुशी भी थी और लोग बाहर वापस अपने घरों की ओर भी जा रहे थे। लेकिन हमारे नुमाइंदे ने भी कुछ लोगों से बात की, समझने की कोशिश की कि क्या तातुल ख़त्म हुआ है और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं या नहीं। यहाँ पर जितने भी जो लोग थे सिविल सोसाइटी के, यहाँ पर आके उनके साथ में बात की गई। बात करने के बाद में लंबे डिस्कशन के बाद में इस मुद्दे पर पहुँचे कि कटरा जो है, जो लोग यहाँ के भाई बंधु जो जिस इंसिडेंट हुआ जिसमें अरेस्ट हुए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये उनको छोड़ा जाएगा और यहाँ की कटरा वासियों की तरफ से कहा गया कि मार्केट को खोला जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि काम जो है वो बंद रहेगा, वो जब तक कमेटी का डिस्कशन है तब तक बंद रहेगा। उसके अलावा जो कमेटी बनाई गई एलजी साहब की तरफ से, जिसमें बोर्ड मेंबर जो भान साहब, सुरेश शर्मा साहब और उसके अंदर डिवीज़न कमिश्नर और सीईओ श्राइन बोर्ड मेंबर है, उस कमेटी की जैसे ही ये कहेंगे उस दिन मीटिंग रखी जाएगी इमीडिएटली, जिसमें कि बाकी इश्यूज हैं उनके इशू को बात रख के, जिसमें कि कटरा की आस्था का, कटरा की इकोनॉमी का ध्यान में रख करके फैसला लिया जाएगा। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया है, जो प्रॉपरली के आस्था और इकोनॉमी का पूरा ध्यान दिया जाएगा। लोगों के स्टेक होल्डर से बात करके इसका डिसीजन लिया। हमने सरकार से बार बार ये कहा और सरकार ने जो भी नुमाइंदा अपना भेजा, हमने हर नुमाइंदे से बात की, सरकार से ये कहा कि बातचीत का रास्ता मत बंद करो, मत बंद करो, मत बंद करो। मगर हमारे साथ हर बार चालाकी की गई, धोखे से हमके उठा के लेके गए और हमें जिस सेल में डाला है, कहीं मीडिया को अगर मौका लगे तो वो सेल को जाके देखे। क्रिमिनल के साथ हम क्रिमिनल का हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मेरे कटरे की एकता जब मैं देखता था ना, पहली बार कटरा ने ये दिखा दिया अब अलग अलग मार नहीं खानी है। कभी बाड़ीदारों को मारते हैं, कभी दुकानदारों को, कभी हमारे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन कटरा ने पहली बार दिखाया कि हम एकता में हैं। और ये जो फैसले जो हमारे ले रहे हो आप, इनको वापिस करना पड़ेगा। मेरी माता रानी को छेड़ नहीं सकते, आप मेरी कुल देवी है। ये तहे दिल से उनका आशीर्वाद रहा और आगे भी हम ऐसा ही आशीर्वाद चाहते हैं। ये रोपवे जो गद्दी बीमारी है ये हम नहीं लगने देंगे। ये श्राइन बोर्ड को मैं आज साल का पहला दिन है, आज ही मैं चेतावनी देता हूँ कि आर पार की लड़ाई है, ये बिल्कुल भी नहीं ये रोपवे लगने देंगे। ये तो सिर्फ कैलेंडर बदला है और बाकी इन बच्चों के लिए ही हम कंडीशन में बाहर आए हैं। अगर हमारी आगे की जो जंग जारी रहेगी, जिसके लिए हम गए थे, वो जंग हमारी जारी रहेगी। अभी उसकी शुरुआत है और मैं नमन करता हूँ कटरा की माताओं को, बहनों को,
बच्चों को, जो नौजवान बच्चे जहाँ पे बैठे थे अनशन पे, हमारा दिल उन्होंने जीत लिया। सारा काम उन्हीं का है, ये जो भी है। और कटरा ने सभी को दिखा दी है, जो कहते थे कि कटरा में 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं इस गडोले से, और उन्होंने दिखा दिया कि कटरा एक मुक्त है। कटरा के अंदर ये तस्वीरें रात की हैं जहां पर उन तमाम लोगों को, जिनकी तादाद 18 थी, जिनमें तमाम वो रहनुमा थे जो अब तक लीड कर रहे थे इन प्रोटेस्टर्स को, उनको छोड़ा गया। अनकंडीशनल सपोर्ट इनको बाहर से भी, और उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए अंदर से छोड़ने की बात भी हुई। लेकिन एक हफ्ते के बाद क्या होगा, ज़रा इस सूरत हाल को भी समझना, क्योंकि मुज़ाकराती अमल चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टीम तश्कील दे दी है जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इन प्रोटेस्टर्स को मुतमियन भी करना है, लोग केसेस से मजीद बचें, गिरफ्तारियां ना हो, और साथ साथ यात्रा भी बहुत अच्छे से और स्मूथली चले। इस साल 9,50,000 के आसपास, माफ़ कीजिएगा 90,50,000 के आसपास ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इस बार जो यात्री हैं वो यहाँ पर आए, और नए साल भी काफ़ी रश रहता है। सोहन कोहली के पास चलेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं कटरा से। सोहन, बिलाखिर हमने देखा सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई। रात भर ये जो मुलाकात हुई, तकरीबन 2.5 घंटे तक मीटिंग चली है, जो बातें की गई, जिसके बाद हड़ताल को ख़त्म करने का फैसला हुआ, क्या एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, या ये मानकर चलें कि इस मीटिंग के बाद मुकम्मल तौर पर मसले का हल हुआ और इसके बाद दोबारा से सरगर्मियां, एक्टिविटीज विद इन कटरा टाउन आज से मुकम्मल तौर पर शुरू हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल रात को जब लगातार 7 दिन से चल रही स्ट्राइक, पूरा कटरा बंद था, यानी कि कल लास्ट दिन था, 31 दिसंबर था, और आज नया साल का पहला दिन है। कल रात को जब देर रात को डिपकॉम जम्मू यहाँ पे कटरा में पहुंचते हैं, उनके साथ एक बैठक हुई, जो कि जितने भी कटरा के लोग थे उनके साथ एक बैठक हुई। बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो लोग हिरासत में हैं उनको छोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो आप अनशन जो लड़के भूख हड़ताल पे बैठे थे, जो हिरासत में थे, वो कटरा में पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से उनको जल ग्रहण किया, और उसके बाद अनशन जो है वो तोड़ दिया गया। मगर डिपकॉम ने साफ तौर पे कहा कि जब तक ये आप कटरा वासियों के साथ बैठ के बात नहीं होती, तब तक जो है कटरा फिलहाल खोल दीजिए, गंडोले का काम बंद कर दिया जाएगा। मगर कल रात को जब यहाँ पे वो पहुंचे, तो उसके बाद जो है उन्होंने फैसला लिया। मगर जो कमेटी जो हिरासत में थे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि गंडोले का काम बंद होना चाहिए, ये काम हम ये होने नहीं देंगे, गंडोला वहाँ पे लगने नहीं देंगे। तो क्या हम माने कि आज दोबारा से कामकाज शुरू होगा? श्रद्धालु जो रात भर वहाँ थे या आज से आएंगे, उनके लिए तमाम तर वो सुविधाएं मिलती रहेंगी, और कब तक ये दूसरी मीटिंग होगी? क्योंकि कहा गया कि जो कमेटी है और जो संघर्ष समिति है वो मिल बैठकर ही दूसरी मीटिंग करेंगे। तो क्या हम माने कि इसी हफ्ते में मीटिंग होगी या अगले हफ्ते ये मीटिंग हो सकती है? जी बिल्कुल, जब कटरा के लोग वहाँ पे डिपकॉम के पास पहुंचे वहाँ पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उनके सपोर्टर हैं, हम बात नहीं कर सकते, जो भी बात करनी होगी वो जो संघर्ष कमेटी है, जो कि आपने हिरासत में रखी है, वो ही फैसला ले सकती है। आप उनको पहले बुलाओ, उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। मगर उसके बाद जब वहाँ यहाँ पे पहुंचे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, डिपकॉम ने भी ये लिखित में दिया कि जब तक गंडोले का काम आपसे बात नहीं होती है, तब तक गंडोले का काम बंद रहेगा। बातचीत कब होगी? बातचीत के लिए कोई टाइम फ्रेम दे दिया कि कब तक ये बातचीत होगी संघर्ष समिति की तरफ से? नहीं, इसके बाद अभी तक कोई टाइम नहीं दिया। फिलहाल यही किया कि उनको हिरासत से बाहर निकाला, और दुकानें जो बंद थी, घोड़ा पिट्ठू पाल की जो बंद था, उनको फिलहाल सुचारू रूप से आज से। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सोहन कोहली हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आज से दोबारा से सारा रेस्टोर हो गया, रात देर गए, दरवाजे खोल दिए गए थे बातचीत के, जिसके बाद जेल का दरवाजा भी खोल दिया गया, थाने का दरवाजा खोल दिया गया, जहां पर वो 18 नौजवान थे, और इस तरीके से अब बातचीत के जरिए से रोपवे मामले को हल करने की कोशिश श्राइन बोर्ड और संघर्ष समिति की तरफ से किया जाएगा। बढ़ते हैं जी आगे, जरा तैयार हो जाइएगा चुनाव के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहा है, और ये चुनाव उन 2 असेंबली निशस्तों पर हो रहा है जो खाली पड़ी हुई है, और बाई इलेक्शंस के लिए किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बाई पोल्स हो रहे हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये बाई इलेक्शन जो है ये 2 हल्के इंतखाब के अंदर हो रहा है। जम्मू के अंदर एक और सोबा कश्मीर के अंदर एक। जम्मू की नगरोटा सीट जहां पर मारूफ ताजर देवेंद्र सिंह राणा का इंतकाल हुआ, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से था, वो जीत कर आए थे। एक तो वहां पर दोबारा चुनाव होना है, और हल्का इंतखाब बड़गाम
जहां पर उमर अब्दुल्ला जीत कर आए थे 2 सीटों से, गांधरबल को उन्होंने टेक ऑन किया, बडगाम से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस तरीके से 2 निशस्तों पर अब चुनाव होगा। और इतलात और खबर यह है कि दिल्ली असेंबली के इंतखाबात के साथ ही, यानी दिल्ली के अंदर विधानसभा असेंबली के जब चुनाव होंगे उसके साथ ही यहाँ पर भी इन 2 असेंबली निशस्तों पर भी इंतखाब हो सकता है। और इस ज़िमन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जल्द नोटिफिकेशन इन दोनों निशस्तों के लिए जारी कर सकता है। जहां एक तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2 निशस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, वहां पर अभी भी 4 सीटें जो राज्यसभा की खाली पड़ी है, उस ज़िमन में चुनाव कब होगा तजब्जुब बरकरार है और किसी तरीके की भी कोई क्लियरेंस न तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और ना ही सियासी जमातों की तरफ से सामने रखी जा रही है कि कब तक ये चुनाव होंगे। बहरहाल बाई इलेक्शंस 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर होना है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये चुनाव होंगे। लेकिन सबकी नजरें राज्यसभा की 4 निशस्तों पर है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बहुत जल्द यहाँ पर भी ये 4 निशस्तों पर इंतखाब मुकम्मल किया जाएगा और कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। याद रखिएगा, बडगाम का हल्का इंतखाब इंतहाई हाई प्रोफाइल तब बना था जब उमर अब्दुल्ला ने वहां से चुनाव लड़ा था। उनके मध्य मुकाबले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी थे और इसी तरीके से नगरोटा के अंदर जहां बीजेपी जीत दर्ज करी थी, लेकिन उनके मध्य मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साझा उम्मीदवार भी थे। अब देखना होगा कि अगर ये बाई इलेक्शन होते हैं तो क्या अलायंस में यही चुनाव लड़ा जाएगा या अलग-अलग तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगी और सबकी नजरें इस पर भी है कि राज्यसभा की 4 निशस्तों के लिए कमीशन कब नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिलहाल खबर ये कि असेंबली इलेक्शन जो दिल्ली के अंदर होने जा रहे हैं, दिल्ली असेंबली इलेक्शन के साथ ही फिलहाल 2 निशस्तों पर यहां पर भी बाई इलेक्शन हो सकता है। उस ज़िमन में तैयारियां कमीशन की तरफ से की जा रही है। बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात आपके सामने रखते हैं उस खबर के हवाले से जिस पर सबकी नजर है। आर्म्स एम्यूनेशन लाइसेंस, यानी जो लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिया करते हैं आर्म्स बंदूक रखने के लिए या असला रखने के लिए, उसमें बेज़ाब्तियां पाई गई थी और ये बेज़ाब्तियों का मामला सीबीआई तक चला गया था, शिकंजा कसा गया था। लेकिन अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस स्कैम को लेकर मरकजी काबीना ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी दे दी गई है कि एक सीनियर मोस्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी गई है। सीबीआई की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि हमने आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है और एक प्रोसीजर रहता है कि मरकज से उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है फॉर प्रोसिक्यूशन आईएएस अफसर के लिए आर्म्स लाइसेंस स्कैम, जिसमें बेशतर डिप्टी कमिश्नर्स जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर्स थे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और हजारों की तादाद में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर ये आर्म्स एम्यूनेशन लाइसेंस जो है ये फराहम की गई है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि बैरूनी रियासत जो लोग रहते हैं उनको भी फर्जी दस्तावेजात पर ये आर्म्स लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड की गई है। एटीएस राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान का एटीएस जो है एंटी टेरर स्क्वाड जो है, उन्होंने साल 2017 में इस मामले की छानबीन की थी और यह मामला सामने आया था कि तमाम फर्जी लाइसेंस जो देश भर के अंदर चल रही है, पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, उनमें अक्सर हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर के चंद अजला से आया है और फिर उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ी और केस को आगे बढ़ाते हुए उस वक्त के गवर्नर एनएन वोहरा साहब ने ये पूरा मामला जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई लगातार मुख्तलिफ अफसरों के घरों पर छापामारी करती रही, मुख्तलिफ अफसरों से पूछताछ करती रही, कुछ लोगों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया। लेकिन अब इतलात और खबर यह है कि साल 2012 से साल 2016 के दरमियान बेशतर डिप्टी कमिश्नर्स ने जम्मू कश्मीर के अंदर फर्जी तरीके से ये तमाम लाइसेंस जो है वो दे दी है। लेकिन अब एक सीनियर मोस्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी और बाज़ाब्ता तौर पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है
विशाल शर्मा साहब, उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन इस अफसर के लिए जो करना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 2018 के केस में, इसको मंजूरी दी गई है और बहुत जल्द इस केस में मजीद परतें भी अब खुल सकती हैं। अब ये सीनियर मोस्ट अफसर कौन है, उसके लिए आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, डिटेल्स हमने वहां पर पूरी रख दी है। चलिए, ये बात थी उस अफसर की जिसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो बहुत सारे शायद डिप्टी कमिश्नर्स के नाम जो ऑलरेडी सामने आए थे और कई लोगों पर शिकंजा कस सकता है, इस तरह की सूरत हाल फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन अब जरा एक और अहम तरीन मामले की बात करते हैं और बात मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल की। मुतअद्दिद बीमारियाँ, मुख्तलिफ अमराज, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, तहकीक, अलग अलग रिसर्चेस बताती है कि सिचुएशन किसी भी एतबार से ठीक नहीं है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आपने अलग अलग पहलुओं पर हमें बातचीत करते हुए, मेहमानों के साथ गुफ्तगू शनीद करते हुए इस प्रोग्राम में देखा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आबादी को लेकर भी कई तरह के बड़े खुलासे होते रहे और वक्त गुजरने के साथ साथ जहां पर पूरा मुल्क बढ़ती आबादी की वजह से या इससे पैदा होने वाले मसाइल से सुर्खियों में है, जम्मू कश्मीर में यह मसला है कि यहां पर आबादी में कमी हो रही है। यह हम नहीं बल्कि इसकी तस्दीक नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के मुताबिक होती है और भारत सरकार की वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के तहत होने वाले इस सर्वे से मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर पता चला कि पिछले सर्वेज के मुकाबले जम्मू कश्मीर इस बार काफ़ी पीछे है। मुख्तलिफ वजूहात इस रिपोर्ट में बयान की गई हैं और एक तो ये कि जो हैरान कुन कमी है वो है भारत के अंदर तमाम रियासतों की तरह और जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जो इस वक्त फर्टिलिटी रेट है या बच्चों की पैदाइश में कमी, इस वक्त जो इस रिपोर्ट में अगर इसको सही माना जाए तो पता चलता है टोटल इस वक्त फर्टिलिटी रेट जम्मू कश्मीर का 1.4 है, जिससे ये पता चलता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और रियासतों की तरह वो एक संगीन मसला फर्टिलिटी रेशो कम होना, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो परेशानी इस वक्त है वो ये कि बच्चों की पैदाइश में हैरान कुन कमी आई है। मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ ग्रुप्स अगरचे इस पर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, लेकिन पता चलता है कि आज के वक्त में भी खित्ता इस संगीन सूरत हाल से गुजर रहा है और इसका पूरे खित्ते के ऊपर असर यह है कि तमाम तरह की कोशिशों, तमाम तरह के इकदाम के बावजूद जिन रियासतों, जिन यूटीज़ के अंदर कभी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की बात की जाती थी, वहाँ पर इस सर्वे के मुताबिक इस वक्त कम हो रही है। अच्छा, ये जो सर्वे किया गया उम्र की हद 15 से 50 के आसपास रखी गई है और अब इसके 2-3 पहलू से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जब आप इसको देखेंगे तो आने वाले दिनों में जब ये शार्प डिक्लाइन इन पॉपुलेशन होगा, यानी बच्चों की पैदाइश में बहुत कमी होगी, तो आने वाले दिनों में आपको मैन पावर की कमी होगी और फिर नेचुरल रिसोर्सेज पर जो काम करना है, रिसर्च करना, उसमें कमी होगी, क्योंकि ये तवाज़ुन जो बरकरार रखना है उसके मुकाबले में, रियासतों के मुकाबले में हम काफ़ी पीछे चले गए। लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब 2-3 यूटीज़ हैं उनके मुकाबले में जरा हम थोड़े से बेहतर है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, जरा अपडेट करिए, नेशनल फैमिली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये फर्टिलिटी रेट के हवाले से बताया गया। ये पहला मौका नहीं है, बिलतरतीब जब मैं 1-2 सालों का रिकॉर्ड, जहां मेरा जहन मुझे यादाश्त को मौका दे रहा है रिकॉल करने का, वो यही है कि शायद लास्ट ईयर भी इस तरीके की इतलात थी, उससे पहले भी एक साल यही खबर आई थी। तो क्या मैं ये मानूं ये बिलतरतीब 1-2-3 साल से चल रहा है और ये अगर ग्राफ कम होगा इसके माने क्या है? एक्सपर्ट्स क्या कुछ इसको कह रहे हैं? किस तरीके से इस सर्वे को डिकोड किया जा रहा है? देखिए, ये नेशनल फैमिली हेल्थ की ये सर्वे है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपनी सर्वे की थी तो उसमें 2005-6 में यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे हम कहते हैं TFR, वो 2.4 थी, 2.4। लेकिन साल गुजरने के साथ साथ हमने जब 2015-16 की देखी तो हम 1.7 पर पहुंचे फर्टिलिटी रेट, और इसी फैमिली सर्वे के मुताबिक जब 2020-21 की सर्वे हम देखते तो 1.4 पर। लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट इसकी देखते हैं, जब हम इसको टर्मिनोलॉजी में देखते हैं तो ये जो ग्राफ कम हो रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट की, सो इसका मतलब ये है कि जो आबादी का जो तनासुब है, जो डेमोग्राफिक है,
वो हमारी आबादी मुस्तहकम नहीं हो रही है, और इसमें एक्सपर्ट्स भी जो है अपनी डिफरेंट व्यूज पेश कर रहे हैं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कम हो रही है, जो हमें नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे भी बता रही है, और इसके अलग अलग काजेज और रीजंस भी बताए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम जब इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि ये जो फर्टिलिटी रेट का कम होना, यानी कि जो खवातीन है उनमें जो बच्चे पैदा करने की जो रेट है वो कम हो रही है 2005 से 2020-21 तक। और जब हम 2011 के पॉपुलेशन सेंसस पर भी नजर दोहराते तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त में नौजवान जो है उनकी तादाद कम होगी, बुजुर्ग बढ़ जाएंगे, खासकर जो 15 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी कमी होगी, उनका ग्राफ जो कम होगा। और जो फर्टिलिटी रेट जो है जो 0 to 14 है, उसमें भी इस टोटल फर्टिलिटी रेट का कम होने का मतलब है कि बच्चे पैदा करना कम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है इस पे जो डेमोग्राफिक जो तनासुब है वो तब्दील हो जाएगा, और लार्जर इंटरेस्ट में जम्मू कश्मीर में नौजवानों की कमी होना जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस वक्त एक चीज और भी समझ में आती है, जब हम ये देख रहे हैं कि चीन से ऊपर भारत पहुंचा है और 2025 में कहां पर कितनी आबादी होगी ये भी एक साथ साथ सर्वे हुआ है जिसमें हिंदुस्तान सर फहरिस्त है। तो क्या ये जम्मू कश्मीर खित्ता ज्यादा मुतासरा रियासतों में है या तकरीबन पूरे मुल्क की एक ही सूरत हाल है मुख्तलिफ स्टेट्स पर जो सर्वे हुआ? देखिए, जो ये सर्वे हुई है इसमें जम्मू कश्मीर अब जो अलग गोवा, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार जो यूटीज है उनके साथ अब जम्मू कश्मीर भी पहुंच चुका है। और अगर जापान के साथ देखे हालांकि 2019 में मुझे याद है कि ये एक सर्वे हुई थी, उसमें भी जम्मू कश्मीर का मकाम 4थे नंबर पे था। और लेकिन अब फिर से जम्मू कश्मीर में जो ये फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, मुल्क के 5 रियासतों में इसका जो है लिस्ट में इसका नाम आया है। तो इसका मतलब ये है कि फर्टिलिटी रेट का कम होना इस पे देखने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा कि इसके बहुत सारे काजेज रीजंस हैं जो एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, जो डॉक्टर्स भी बताते हैं, और इसमें इनफर्टिलिटी रेट एक कारण है, इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो फर्टिलिटी रेट है इसका चलिए जनाब, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है और टोटल फर्टिलिटी रेट जो रेशियो बताया गया 1:4 बताया गया है, जो काबिल डिबेट है और इस पर डिबेट्स भी होनी चाहिए। आप भी अपनी जगह बात रखें, हम भी बात, हमने तो शुरुआत कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कैसे देखते हैं इस पर जरा अपनी आरा भी जरूर रखिए होगा। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा माहौलियात की करते हैं और बात उस हसास इदारे की भी करते हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक और दरखास्त पर आनन फानन में कार्रवाई हुई है क्योंकि मामला सब सोने की लूट का तो था ही बल्कि माहौलियात की लूट का था और अफसरशाही की नाक के नीचे ये सब कुछ किया गया। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंचा, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक और नोटिस जम्मू कश्मीर हुकूमत को सौंप दी है और मामला सरसब्ज शादाब दरख्तों को काटने का है। सरसब्ज और शादाब दरख्तों को काटने का मामला जिला बारामुल्ला में पेश आया है। बड़ियारी स्ट्रीम को डाइवर्ट करने का भी मामला सामने आया और कहा गया कि जनाब एक स्पोर्ट्स फील्ड बनाना है, एक खेल का मैदान बनाना है, इसलिए हजारों की तादाद में सरसब्ज पौधे काटे गए। इतना ही नहीं, जो नहर बह रही थी उसका मुंह भी मोड़ने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो ये वो तस्वीर है जहां पर आज आपको ये नहीं दिखेगी बल्कि इसके बरक्स दिखेगी। ये तब की तस्वीर है जब ये पेड़ वहां पर थे और ये वो डिटेल है जो एनजीटी की तरफ से मांगी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी कर दिया है चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लालपोरा टंगमर्ग को, और उन्हें यह कहा गया कि आपने किस तरीके से 1000 से जायद सरसब्ज और शादाब पेड़ों को लालपोरा के सोनम गांव के अंदर काट दिया है और जो मकामी स्ट्रीम वहां चल रहा था यानी नहर एक चल रही थी, उस नहर को भी मुंह मोड़ने की कोशिश कैसे की गई। इतलात और खबर यह बताई जा रही है, एनजीटी के सामने जो दस्तावेजात रखे गए हैं उसमें यह कह दिया गया है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने जब यह प्रपोजल मूव किया कि हम इलाके के अंदर नौजवानों के लिए एक प्ले फील्ड बनाना चाहते हैं, अच्छा मंसूबा था, लेकिन इस मंसूबे के लिए एनओसी मांगी गई हुकूमत के एक और इदारे से और यह था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसे ये कहा गया कि ये जो नहर आपकी यहाँ से बह रही है, हम जेसीबी डोजर लगाकर इसका मुंह मोड़ना चाहते हैं, आप इसकी एनओसी हमें दे दीजिए। और ये बीडीओ साहब की तरफ से मांगा गया था फरवरी 23 के अंदर, और इसका जवाब बाज़ाब्ता तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि इस तरीके की इजाजतनामे को नहीं दिया जा सकता है, ये नेचुरल स्ट्रीम है, इसका मुंह मोड़ना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसके बरक्स भी काम हुआ, मुंह मोड़ने की कोशिश हुई, मकामी सरपंच और दीगर लोगों के साथ एक प्ले फील्ड बनाने का ख्वाब हाथ में लिया गया। लेकिन इत्तला यह है कि अब मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक चला गया है। हम सीधे राजा मुजफ्फर साहब के पास चलेंगे, जो दरख्वास्त दहंदगान है, एनवायरमेंटलिस्ट भी है और माहौलियात पर गहरी नज़र भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। इंतहाई अहम मामला है। अभी हम गुज़श्ता दिनों आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो माइनिंग का मामला था, तरह तरह की नोटिसें जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हो रही है, और अब यह ताज़ा मामला कि सरसब्ज़ और शादाब पेड़ों को काटा गया। और बड़ी बात यह है कि सरकारी महकमे की एनओसी के बगैर भी कुछ काम किए गए। तो अब एनजीटी ने यह पूरा मामला लिया है, और इत्तला यह है कि मार्च 25 को एक डिटेल एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी दर्ज होगा। लेकिन आप ग्राउंड पर भी गए, आपने हालात वाक़ात को देखा, क्या कुछ बेसिक कहानी है? क्या वाकई तौर पर जो कवायद है उनको भलाई ताक रखा गया और अनड्यू बेनिफिट कुछ लोगों को देने की कोशिश की गई? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मसला है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सोनियम, ये ब्लॉक लालपुरा में आता है, और यहाँ पे ये बडियारी स्ट्रीम एक नाला है छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत नाला, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ थे, और प्लेग्राउंड बनाने के नाम पे उन्होंने वहां पे हजारों पेड़ काटे, और इसका जो है, जो ये नदी थी, स्ट्रीम थी, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। जबकि कंसर्न जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, AEE है, उन्होंने एनओसी नहीं फराहम की, क्योंकि ये वायलेशन करती है जितने भी कवानीन है हमारे, एनवायरमेंट के लॉज हैं, वाटर के लॉज है, उन कवानीन की वायलेशन हो रही थी। और उस एनओसी लेने के बगैर ही उन्होंने डोजर लगाए, उसमें कार्रवाई करने की कोशिश की, और हजारों पेड़ काटे, जिसमें कि अखरोट के पेड़ भी थे, जिसमें बाकी चीजें थी। और तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे तबाही हो रही है, कवानीन की खुल्लम खुला वायलेशन हो रही है, और जिन सरकारी इदारों को इन नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत करनी है, वही जो है इसकी तबाही कर रही है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, चाहे इलीगल माइनिंग के हवाले से बात हो, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, या इन नदी नहरों की बात हो, तो यहाँ पे जो इदारे सरकारी हमारे हैं, जिनको इनकी हिफाजत करनी है, वही जो है इनकी तबाही कर रहे हैं, और हमें फिर जो है अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही हमारी यहाँ पे जो है जो काम कर रही है, वही जो है हमारे जो इन लॉज की जो हिफाजत कर रही है, वही हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है। अब तो राजा मुजफ्फर साहब ये बताइएगा, मकामी आबादी का क्या कुछ रिस्पॉन्ड है इस पर? क्या वो मुतमईन है कि जिस तरीके से ये किया जा रहा है, या वहां पर भी गुस्सा है कि जनाब ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, हमारे पास और भी जमीन थी वहां पे, या नहीं थी? देखिए, इसमें मिक्स रेस्पॉन्स था असल में, क्योंकि इन्होंने बताया था, लड़कों को बताया था वहां पे कि हम ग्राउंड बना के दे देंगे आपको, बट असल में उसमें एक बैकग्राउंड ये था कि उसमें कुछ जो है उनके जाती मफादात थे, कुछ अनासिर के वहां पे, चाहे उस वक्त के सरपंच थे, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, बाकी एक लॉबी थी वहां पे, और ब्लॉक के जो कुछ ऑफिस थे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने उसका जो है गलत फायदा उठा के आवाम को, जो खासकर नौजवान है, उनको बहलाया वहां पे कि हम आपको ग्राउंड बना के देंगे। मगर ग्राउंड या प्ले ग्राउंड बना लेंगे आप, मगर क्या वो आप बनाएंगे कि किसी का कत्ल कर देंगे? आप पहले 1000 पेड़ काट लेंगे, फिर जो है नहर को डाइवर्ट कर लेंगे, नहर को दूसरी साइड में डाल देंगे, और यहाँ पे बाद में जमीन में फिलिंग कर लेंगे। तो जो इसका ओरिजिनल कोर्स जो नदी का था, उसमें पूरा फिलिंग करेंगे, और नहर को दूसरी साइड डाइवर्ट करिए। कहाँ के कवानीन है ये? तो सरासर जो हमारा नेचर है उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके साथ जंग कर रहे हैं ये लोग, और वहां से घर है, वहां से फिर पेडी लैंड है, वो भी तबाह हो जाए। इन क्या बोलते हैं, इन जो वहां पे इतने सारे पेड़ थे,
उसमें इतने जानवर रहते थे, इतने पक्षी रहते थे, वहाँ पे इतने बाकी चीजें होती थी। बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर साहब। दरख्वास्त देनदगान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में राजा मुजफ्फर है जो हमारे साथ ये बता रहे थे कि न तो एनओसी ली गई है और जिस तरीके से वहाँ काम किया गया ये कानून की खिलाफ वर्जी है। देखना होगा कि जब हुकूमती इदारे 25 मार्च से कबल अपना एफिडेविट दायर करेंगे एनजीटी के अंदर, वो क्या होगा, उस पर उनका मौक़िफ़ किस तरीके का होगा और क्या हुकूमती इदारे कार्रवाई करेंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। ये तो था मामला जनाब माहौलियात के हवाले से, लेकिन एक और अच्छी खबर है और ये खबर ये है जो ट्रेन के हवाले से हम आपको बता रहे थे। एक और पहल हुई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कुछ आए हैं सामने, वो क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे और फिर जरा निज़ाम तालीम पर भी एक नज़र डालेंगे। हम अगले नए साल में तो आ गए हैं और नए साल में जरा माजी में क्या कुछ हुआ है और नए साल में वो गलतियां ना हो, एक जामिया बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के 9:31 का वक्त हुआ चला और वक्त है कि हम मेहमान के पास सबसे पहले चले और फिर ट्रेन और महकमे तालीम की बात भी आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम ज़रूर करें और फिर आखिर पर आपको वेदर अपडेट से भी अपडेट करें चूँकि हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। और जब हम आज डॉक्टर साहब के पास जाएंगे ज़रा याद रखिएगा हमने 2024 में एक सिलसिला शुरू किया है, मुख्तलिफ मामलात पर हम गुफ्तगू करते हैं और जो मामला ज़ेर बहस है वो ये है कि हम एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। वजूहात क्या है कि हम इसकी ओर जा रहे हैं और इससे निकलने के असबाब क्या है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करते हैं ये जो थोड़ी बहुत हम बातचीत करते हैं इसमें कुछ बात टेक्निकल भी हो, कुछ आम बात हो जो आम नाजरीन की समझ में आए और हमारे घरों में अगर इस तरीके का कोई बीमार है तो बजाय ये कि हम उसे ठिकाने लगाए कोने पर रखें ये कहते हुए कि ये पागल है, ये समझता नहीं है, ये खामोश बैठता है,
उसको इलाज करने की ज़रूरत है। मुअल्लिजीन हमारे हर जगह पर है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, तहसील्स में है, कंसल्टेशन चल रही है, फ्री कंसल्टेशन नंबर भी है हमारे पास जो सरकार की तरफ से दिया गया है, उस पर भी हम कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि इस ट्रॉमा से और ये जो स्टिग्मा एक है, इससे हमने बाहर आना है, तब जाकर इस हसास मसले से हम निपट सकते हैं। अब मामला ये सिर्फ बुजुर्गों तक एक ज़माने में हुआ करता था, डिप्रेशन और एंजाइटी, लेकिन अब ये मामला नवजायद बच्चों से लेकर, अगर आप देखेंगे 8-9 महीने का बच्चा या 2-3 साल का बच्चा है, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो उम्र की आखिरी हद तक जो आदमी होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आपको दिखेगा। अब ये मर्द सिर्फ, ये मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, तो पता लगता है कि नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई तो पता लगता है कि ये मामला पूरे मुल्क का भी है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का भी इसी तरीके का हाल है। और ये हाल बेहतर हो हमारा, इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि मुआलिजीन के पास चलते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मोहताज अतारू बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, आपने भी ऑफिस जाना है, साल का पहला दिन है, लेकिन मैं जामिया अल्फाज के साथ जानना चाहूँगा, अब ये मर्ज ने, पहले ये माना जाता है कि एक लाइबिलिटी है जी, घर में इस तरीके का कोई पेशेंट है, अब थोड़ी बहुत सोच बदली है, लोग बाहर आ रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डिप्रेशन का हो या एंजाइटी वाला मामला हो, लेकिन अभी भी हमारे घरों के अंदर इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। ये जो गुफ्तगू का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, ये कितना खतरनाक है और हमने इस मसले पर किस तरीके से बात का आगाज करना है, कहाँ तक इस बात को ले जाना है, और जो बीमार हमारे सामने है उसको कैसे हम इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो बाहर आए, इस पर गुफ्तगू करें और डॉक्टरों तक चले। राइट सर। अशफाक साहब, जैसा आपने वजह फरमाई, एक टैबू जैसा बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोग जागरूक हो रहे हैं, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है पहले के मुकाबले में। जहां तक डिप्रेशन और एंजाइटी का ताल्लुक है, हमें सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट जो है घर के फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, जैसे भाई बहन हो, माँ बाप हो या और कोई रिलेटिव वगैरह हो, वो ही इसी डिप्रेशन के शिकार बंदे का सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट हो सकता है। जब भी किसी बंदे को लगता है, जैसे हम अशफाक साहब, मैं आपको ये बात यहाँ पे बावर कराना चाहता हूँ कि हमारे पास, इंसान के पास दो चीजें होती है, एक होता है फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड, एक होता है साइकोलॉजिकल मेकअप या साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड में जब भी कोई परेशानी आ जाती है, जब भी कोई जैसे दांत में दर्द हो, म्यादे में दर्द हो, तो आजकल अनपढ़ माँ जो होती है या अनपढ़ बाप जो होता है या कोई कम पढ़ा लिखा होता है, उसको भी पता है कि मुझे म्यादे के लिए कौन सी दवाई चाहिए, मुझे दांत के दर्द के लिए कौन सी जल्दी रिलीफ के लिए चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसकी तरफ वी टर्न अ डेफ ईयर टुवर्ड दिस काइंड ऑफ इशू की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर साइकोलॉजिकल मेकअप में कोई ड्रिफ्ट आ जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि हाउ टू ट्रीट इट, हाउ टू ओवरकम इट। ओके, चाहे डिप्रेशन की बात हो, चाहे स्ट्रेस की बात हो, चाहे एंजाइटी जैसे आपने सही फरमाया उसकी बात हो, हमें सबसे पहले डिप्रेशन को समझने की जरूरत है। अशफाक साहब, जो डिप्रेशन है ये तो एक उदासी का मामला है। उदास होना जो या ना होना इंसान के ये तो नेचर में है, उदास इंसान हो सकता है, लेकिन उदासी में रहना या न रहना ये इंसान को अपने तक ही है। वो तो इसको अच्छे से ट्रीट कर सकता है, अच्छे से रेमेडी ले सकता है, चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास, चाहे साइकेट्रिस्ट के पास, चाहे फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करके, उनसे बात करके। जब भी कोई सोच उसको बार बार सता रही होगी, जब भी कोई बेचैनी, बेकरारी उसको बार बार कोई बात को लेकर वो सोच के बड़ा परेशान हो रहा होगा, उसको किसी अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए। उसको अगर ऐसा लगा कि फैमिली मेंबर से बात करके मेरा ये रेमेडी नहीं होती है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वहां से थेरेपी और काउंसलिंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 यहाँ पे गिना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं प्रोग्राम्स में। क्या होता है कि अगर इंसान के ख्यालात किसी चीज के मुतलिक बार बार एक ही ख्याल आए कि मैंने जैसे कोई एक्सपेक्ट किया था कि मैं कोई चीज हासिल करूं, वो चीज उसको हासिल नहीं होती है, तो वो उस पे बार बार फोकस कर रहा है, बार बार फोकस कर रहा है, कोशिश करने के बगैर। मैं आपको यहाँ पे एक हदीस सुनाऊं जो सबसे बेस्ट रेमेडी है इसके लिए। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि वी हैव टू टाई अवर केमल, हमें ऊंटनी को बांधना है, एंड देन ट्रस्ट इन गॉड। 50% हमें कोशिश करनी है, 50% ऊपर वाले पे भरोसा करना है। ठीक, हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोशिश करते हैं, 50% तो हमने कर दिया, लेकिन जो 50% हमें ऊपर वाले पे छोड़ना था, रिजल्टेंट के तौर पे, रिजल्ट अच्छा आने के तौर पे, उम्मीद अच्छी होने के तौर पे, हम लोग वो अपने ऊपर ही लेते हैं। उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को एंग्शियस करते हैं, अपने आप को डिप्रेशन का शिकार करते हैं। और डिप्रेशन का सबसे ज्यादा आजकल लोगों को ये थोड़ा सा लोग जो है हर एक गमगीनी को, हर एक छोटी मोटी उदासी को भी डिप्रेशन का नाम देते हैं। डिप्रेशन तभी होता है इंसान को जब 2 हफ्तों से आगे, यानी 2 हफ्तों तक या 2 हफ्तों से ज्यादा इंसान को उदासी रहे, उसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का शिकार है। और उस बंदे को कई सारे सिम्टम्स होते हैं। मैं सिम्टम्स थोड़े से यहाँ पे आपको गोशगुजार करूं जी। एक होता है ये हर बात पे इरिटेट होता है, या नींद, दूसरी बात ये है कि नींद कम आती है या नींद ज्यादा आती है। तीसरी बात ये है कि भूख या बहुत ज्यादा लगती है या भूख जो है बहुत ही कम लगती है। तीसरा ये है कि वो सबसे अहम जो सिम्टम यहाँ पे है, सबसे अहम जो निशानी है, जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में देखनी है या बच्चों को अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने छोटे छोटे बच्चे घर वाले जो सदस्य हैं उनको, उनके बारे में क्या देखना है कि वो आइसोलेशन इख्तियार करता है। सबसे बड़ा सिम्टम ये है, ये देख लेना चाहिए फैमिली मेंबर, कौन फैमिली मेंबर हमें आइसोलेट हो रहा है, वो हमसे मिलता जुलता नहीं है, वो खाने के टेबल पे आ जाता है लेकिन फिर हमारे साथ बातचीत नहीं करता है खुल के। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिनको हमें बहुत ही अच्छे से देखने की जरूरत है और इस बंदे को किसी डॉक्टर या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, शुरुआती लम्हात में हम जो आपकी बात समझ पाए हैं कि इखलाकी तौर पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और घर से इसकी शुरुआत हो। एक चीज़ और भी है कि चूंकि हम ये इस तरह के मामला देख रहे हैं, इन दिनों हमारे साथ डॉक्टर्स भी बैठते थे जो बताते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हमारे पास आए वक्त काफ़ी गुजर चुका होता है और उसके बाद आते हैं। ये जो एक किस्म का सोशल स्टिग्मा है कि अगर मैंने बताया, शायद मैंने जाहिर चीज़ें कर दी तो उसके बाद मेरे लिए और मुसीबत हो सकती है, ये भी अभी भी आज के वक्त में एक रुकावट है शायद इलाज के रास्ते में। ये स्टिग्मा तो है, हमें इससे, हम कुछ लोग तो आए हैं इससे बाहर, लेकिन और आने की जरूरत है और बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत है। सरकार तो अपने हिसाब से बहुत ही सारे, क्योंकि हर एक कॉलेज में, हर एक हॉस्पिटल में आज साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, लेकिन लोगों को ही जागरूक होने की जरूरत है, करने की जरूरत है, कई सारे इनिशिएटिव्स की जरूरत है। यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ ब्यूरो होना चाहिए। मैंने भी गवर्नमेंट को लिखा था एक मेंटल हेल्थ ब्यूरो अपने J&K स्टेट में हो, ताकि हम लोग अपनी इस मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सके अमंग द मासेस, अमंग दिस कम्युनिटी। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें बहुत ही सारे चैलेंजेस है। और ये चैलेंजेस क्यों होते हैं, मैं थोड़ा सा हट के एक बात यहाँ पे आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ। वो ये है कि आजकल हमारे पास एक तो टेक्नोलॉजी है, एक तो सोशल मीडिया है। 2 चीजें अगर हम ले, ये तो बहुत ही, हमें इन चीजों को मेंटेन एंड मैनेज करने की जरूरत है। हमने धकेल दिया है अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे के लिए, हमने धकेल दिया अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए, ये जाने बिना, ये ट्रेनिंग दिए बिना, ये स्किल्स दिए बिना कि आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। नतीजा ये निकलता है कि हम लोग एक मेस बन चुका है, एक मैड, एक रेस बन चुकी है। तो इससे हमें बाहर आने की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को लाइफ स्किल सिखाए। लाइफ स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट आज ये है कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज है आज एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स, तो उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। इन स्किल्स के साथ साथ अगर हम ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे करिकुलम में ये होना चाहिए, हमारे स्कूल सिलेबस में होना चाहिए, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में इन चीजों की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तभी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इन चीजों के बैड इफेक्ट्स के शिकार नहीं हो जाएंगे। और हमें हर जगह, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मेंबर भी हूं, वी डू विजिट सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर आवर लेक्चर्स एंड ऑल दैट। क्या होता है वहां पे कि
बहुत सारे वहाँ जिस तरह हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल्स है हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स है जो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज के भी शिकार हैं कि हम लोग जाए तो जाएं कहाँ। वहां पे तो बड़ी सारी लाइनें, लंबी लाइनें होती है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, इसलिए भी लोग थोड़ा सा कतराते हैं। तो हमें इन चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए गली मोहल्लों में काउंसलिंग सेंटर्स को, ताकि हम लोग हमारी जो कम्युनिटी है वो इन चीजों के साइकोलॉजिकल इश्यूज के शिकार ना हो। जी सर। डॉक्टर साहब, एक चीज कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ लोग अब ये चीजें कर रहे हैं, थोड़ी अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या मजहबी दायरे में भी रहकर अगर आया जाए तो क्या वहाँ पर भी इसका इलाज हो सकता है? सूफी बुजुर्गों के पास या इस तरीके की मजलिसों में बैठने से क्या इत्मीनान कल्ब हो सकता है? हो सकता है जी। इसमें तो अगर बेसिकली कंपनी जो है, जो इंसान की सोहबत है, वो बहुत ही मैटर करती है। इंसान दो तरह का फूड लेता है। मैं आपको अशफाक साहब यहाँ पे ये बात बावर कराऊं। इंसान दो तरह का फूड लेता है। एक फूड होता है जो मुंह से लेते हैं, हम चबा के म्यादे के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। दूसरी तरह का फूड जो है वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए लेते हैं। वो ब्रेन हमारा असेसमेंट उसकी करता है, तो हमारा बिहेवियर जो है वैसे ही होता है, हमारे इमोशंस वैसे ही हो जाते हैं, हमारा चालू चलन वैसे ही हो जाता है। वो फूड जो है जो सेंस ऑर्गन्स के जरिए हम लेते हैं, वो हमारी सोहबत के जरिए, वो हमारे एनवायरनमेंट के जरिए ही हम लेते हैं। जैसा हम वो फूड लेंगे, जैसे हम इस फूड की बात करते हैं जो फिजिकल फूड होता है, उसको हम अच्छे से खाते हैं, ये नहीं खाना, ये खाना है, इतना नमक, इतनी मिर्ची, ये वाला, ये मसाला होना चाहिए। इसी तरह हमें वो वाला फूड जो है इनकी सोहबत में, बड़े अच्छे लोगों की सोहबत में, बड़े बुजुर्गों की सोहबत में, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल के नौजवान नहीं बैठते हैं। आजकल तो बस सोशल मीडिया का ये चालू चलन मतलब चला हुआ है, ठीक। तो इसमें हमें बैठना चाहिए, हमें उन चीजों, उनसे बड़ा फूड लेना चाहिए। फूड बोले तो बहुत ही अच्छे से हम उनका जो उसकी सोहबत में, उनकी नसीहतें, उनके कैरेक्टर, उनका जो उठना बैठना है, उससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और हम कई सारी चीजों से, ऐसी चीजों से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डिप्रेशन के ताल्लुक से बात हो रही थी, ये आज 8वां एपिसोड था। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, आइंदा दिनों में मजीद बात सुनेंगे, क्योंकि खबरें भी साथ साथ पहुंचानी होती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि कम वक्त में वो जो आपके सोशल मीडिया पर सवालात भी आना एक सिलसिला है, उसकी तरफ भी हम जाते हैं। लेकिन यहाँ से जरा आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर में मौसम का अपडेट भी आपको बताना है। फोन कॉल्स भी आज जरूर लेंगे जी, आप कॉल करना भी शुरू करेंगे थोड़ी देर में, वो फोन कॉल्स भी आपकी जरूर हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ट्रेन की चुक चुक चलेगी, यानी अब ट्रेन बाज़ाब्ता तौर पर चलेगी, और ये चलेगी नई दिल्ली से लेकर जम्मू तक नहीं, कटरा तक नहीं, बल्कि कश्मीर तक, क्योंकि रात देर गए नॉर्दर्न रेलवे ने एक और ऑर्डर जारी कर दिया है। और नॉर्दर्न रेलवे ने जो ऑर्डर जारी किया है उसके मुताबिक स्टेज सेट कर दिया गया है वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर तक लाने के लिए। और इस ज़िमन में ट्रेन टाइमिंग जो है, यानी औकात कार जो ट्रेन की है, जो श्री माता वैष्णो देवी तक जाती थी, अब कश्मीर तक जाएगी, और उस ट्रेन को SVDK लिखा जाएगा और ये कश्मीर तक जाएगी। इसको कल रात देर गए रियासती ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है, महकमा रेलवे है, वजारत रेलवे है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव कर दिया और रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। और नए ऑर्डर के हिसाब से श्री माता वैष्णो देवी कटरा कश्मीर तक जाने वाले इस सेक्शन पर ट्रेन जो नॉर्दर्न रेलवे के जिम्मे से चलाई जाएगी। डिविजनल रेलवे मैनेजर की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कह दिया गया है कि सुबह 8:10 पर ट्रेन श्रीनगर पहुंचा करेगी, और इसी तरीके से वापसी जो इसका होगा वो 11:20 पर होगा। दिल्ली से भी इसी तरीके से ये चला करेगी, और सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को नहीं बल्कि और तकरीबन 8 ट्रेनें चलाने का फैसला ले लिया गया है। और टाइमिंग सारी जारी कर दी गई है कल कि बानिहाल रेलवे स्टेशन पर वो कितने बजे होगी, अनंतनाग के रेलवे स्टेशन पर वो कितने बजे ट्रेन पहुंचेगी, आगे श्रीनगर तक उसने जाना है तो कितने बजे पहुंचेगी। और फिर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी चल रही है बानिहाल से संगलदान तक, जिसको लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी मजीद इजाफा करने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है, ताकि मजीद इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ता रहे और इंटर स्टेट के साथ साथ जो हमारा अदर स्टेट्स के साथ
ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और ये जो ख्वाब था ये अब शर्मंदा ताबीर होने जा रहा है। 9 तारीख को हमने कल आपको बताया था कि डिवीजन का इफ्तिताह वर्चुअली वज़ीर-ए-आज़म साहब करेंगे और रवा महीने के दौरान ही वंदे भारत ट्रेन को नई दिल्ली से रवाना किया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये जो ट्रेन श्रीनगर के लिए भेजी गई है ये सेंट्रली हीटेड ट्रेन होंगी, उसी तरीके से जिस तरीके से कुछ ए क्लास ट्रेनें चलती है दिल्ली और दीगर शहरों के लिए, दिल्ली से दीगर शहरों के लिए, उसी तरीके की अरेंजमेंट स्लीपर कोच और दीगर चीज़ें जो है वो इस वंदे भारत ट्रेन में लगा दी गई है। फिलहाल 2 बार ये चला करेगी, सुबह और शाम को वापस आया करेगी, लेकिन कोशिश की जा रही है कि दिन में मजीद ट्रेनें चलाई जाए और तकरीबन 8 ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये थी बात जनाब ट्रेन के हवाले से। चलिए खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे। एक एक करके आप कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और एक एक करके उन चारों में से जिस नंबर पर भी कॉल लगे फटाफट से कॉल करना शुरू करें। आखिरी 10 मिनट हमारे पास है और मौसम का अपडेट भी चलते चलते मुख्तलिफ इलाकों में जो टेम्परेचर इस वक्त का है। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब सफा कल पे अब्दुल मजीद जी। हेलो अनाज मजीद साहब वनियो जनाब नवंबर तक मोकलो वन जनवरी नवंबर सैनिटेशन वर्करन तनख्वाही कुन तरह फिक्र यूज आमदनी म्यूनसिपलिटी हालत खान यह कुछ खान इच्छा मुस्तकिल मुलाजिमन छना यकिन यम तिम आरजी मुलाजिम रेटम आरजी बजन बजन पन्नी तिमन त्रावान बराबर यह सैनिटेशन वर्कर हेत अफसरन बना दचुन खोवर अस क्या बन। चलो इंशाल्लाह ज़रूर ये मामले आज मरकजी रियासती वजारत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट तिंदिस नोटिस मज आनो नई वज़ीर आला सब नोटिस अंदर तनो तो वाद ये इंशाल्लाह करो कोशिश कि यह मसल गोस कुन तरीक हल सपदन तिकाज 2-3 रेतन तनख्वाह अगर वाजबुल अदा क्या इथन संगीन हालात अंदर यम सात तूर 10 चीज़ ज़रूरत और तम सात तनख्वाह टाइमस पे नयुन और सरकारी मुलाजिमस नयुन यह बड़ सवाल। अम सह लगा पता कि खजान खाली वारियन जायन हिंद और अक कत सोद तक स्कॉलर त लेखान कि तम GP फंड तम कोर खानदर लेकिन GP फंडन दरख्वास्त कर पत्मो 5-6 रेतों पे सह तिमन मिलोमती। इंतहाई अफसोसुक मकाम ये कि पन पोस मुलाजमन लेकिन मिलान वक्त पे कहें। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गवाहर जान तह करो मे ओत्र त फोन मगर कि दिन कहन एक्शन अच्छे मुफ्ती बाग हरवन रोजान अत परस सड़क यह कि टाइल लग मगर तिम तल तथ यह कि ओडी शीन और खन इथे पे वह लोग अत शुर तो शीन पे शीन तो कह एक्शन वीडियो निवान अत तुल नाया यह शीन या कहें मान जिगर कहन कम करान। मुफ्ती बाग हरवन इंशाल्लाह जरूर करो बे दरख्वास्त कि वनकस अगर कम अज कम नून वून छकना सह नरम सह वथ्या तो नत बड़ मुश्किल अगर आज शीन बे तन पे कोशिश करो जरूर तिमन ताम गि कत वात आज। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम जी। तह नौ वरी मुबारक तमाम आला शुक्रिया मुश्किल हर तरफ सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। ट्रैफिक जामिंग मामल सोपोरस अंद पद इलाकस अंदर और चूंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट से नफरी वारिया कम आज थोमुत सो खबर इंशाल्लाह अगर मौका मिलो पगह करो तथ पर जरूर कत कि अमल वारिया कम कम तिमन वारिया लेकिन तम पत्त लुकन एक्सपेक्टेशन आसान कि शहरस गो ठीक गामन ताम तन यह अमल और वुचतन कि टाउनन अंदर किस सूरत सोपोर तो अंद पत इलाकस अंदर। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। इस्लामाबाद पे नाम मोहम्मद इकबाल जी। इकबाल साहब वनिव अहन ये चटन खंड रेट
मगर वजन बोट 65 ग्राम वन लवास आज थोमुत 42 ग्राम अगर अक साइड रेट खड़क बे वजन कम नोट सवाल याद कि जहरा वजिक कैसा रेट वजम लेकिन यह बोड़ सवाल कि वजन तुम वोनव अत कुस कर चेक कुस वुची बोड़ सवाल हुकूमती इदार रूद मुसलसल खामोश अगर न लुको पान त शोर अत पे तुलो शायद करहन रेट त रिवाइज किया थोड़ा बहुत रेट रिवाइज गम लेकिन योर कर रेट कम होर वोलुक वजन त यानी तिम रूद पन्नी आई ये तिमन करुन और हुकूमत रूज तमाश वुचनी चला शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक और कॉलर है जी। हेलो जी हेलो मैं गांधरबल से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। एक साइड में हमारा खीरवा आने का मंदिर है और दूसरी साइड हमारा जो कॉलोनी है उसका नाम है राजा कॉलोनी जी। कहीं बार हमने कहा खीरवान जो धर्मा ट्रस्ट है उनसे कहा हमने जो पानी आपका है वहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम बना, जो भी आपका पानी है वो हमारे जो राजा कॉलोनी में सारा उधर की तरफ ही आ रहा है। हम बड़े परेशान हो गए उससे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तो वहाँ पे टूरिज्म का ऑफिस भी बन गया, उनका भी जो पानी वानी जो नहाने का पानी है सारा हमारी तरफ ही आ रहा है। इसके ऊपर हमने कहीं बार लेकिन बाकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब आपके वसादत से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं उनके पास। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं और उसके बाद जरा वेदर अपडेट आपके सामने रखते हैं। लास्ट 2 कॉल्स आज के प्रोग्राम की। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब अस करना इंसान गिनती खुदा तला गई रूद पन्निस अयालस रख मज बसान नूर बाग रख कॉलोनी नूर बागस मज गसान नेरान नेबर आब आब सपोर खुदा दरिया जहन पे तुझे दित याद ठी वरी याद दिमान तुझु दरिया जहन आज सह आब याद आज नकान मन देन आब बच्चे दानिया गई बेमार मस्जिद बनान ड्रेनेज बनवित कि ड्रेनेज आब नबर नेरान वन बनाया साफ तथा कम अज कम करोड़ 1.5 करोड़ रुपये बनो जूट जन की मगर सह तैयार बह ऑपरेटर चलाने खतर कहें तथ यह ऑपरेटर सह चला गटे उड़ी गटे अस सहूलियत अल्लाह ताला फल शुक्रिया। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखिए 1.25 करोड़ रुपये से ड्रेनेज सिस्टम बनाया, सम भी लगाया, ऑन करने के लिए ऑपरेटर नहीं है और लोग परेशान है। मुझे उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी के जो जिम्मेदार है वो ज़रूर इस मसले की ओर तवज्जो देंगे। कुछ इंटरनल अरेंजमेंट करवा के इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अय्याम में सर्दी है, अगर और बारिशें हुई तो इनको और ज़्यादा मुश्किलों से 2-4 होना पड़ेगा। लास्ट कॉल लेते हैं जी प्रोग्राम की। हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कॉल्स करने के लिए, इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में ज़रा इन कॉलर्स की सेक्शन के बाद हम ज़रा मौसम की तरफ चलते हैं और वेदर अपडेट मुख्तलिफ इलाकों से रात का और सुबह तक जो दर्जा हरारत था वो आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत श्रीनगर से। श्रीनगर में रात का दर्जा हरारत -4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज बादल आपके सामने दिख रहे हैं, वहाँ पर पूरे दिन बादल रहेंगे। काजीगुंड के अंदर -6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुपवारा की सूरत हाल भी इसी तरीके की है, जहाँ पर -0.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम के अंदर सयाती मकाम है -7.6 डिग्री। गुलमर्ग सरतरीन इलाका जहाँ पर -8.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद सोनमर्ग चलते हैं, गांधरबल का इलाका है -7.2 डिग्री यहाँ पर सोनमर्ग के अंदर। कोकरनाग के अंदर -5.8 डिग्री। पुलवामा जिले के अंदर -7.0 डिग्री। बड़गाम के अंदर -4.2 डिग्री और शुपियां फिलहाल सोबा कश्मीर का सरतरीन इलाका है, जहां पर -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाका शुपियां है -10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जम्मू की बारी आती है। जम्मू के अंदर रात का दर्जा हरारत ने पूरी रात टेम्परेचर 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। बानिहाल के अंदर -1.3 डिग्री। भद्रवाह के अंदर -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कटरा के अंदर 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और किश्तवाड़ के अंदर 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सांबा की सूरत हाल ये है कि रात का दर्जा हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा के अंदर पुंछ के अंदर 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट है, जहां करगिल के अंदर -14.4 -14.4 डिग्री सेल्सियस। आज धूप नहीं बल्कि बादल।
लेह की भी सूरत हाल -8.2 डिग्री, थोड़ा सा बेहतर है पिछले कई दिनों के मुकाबले में, लेकिन द्रास सर्दतरीन इलाका जहां पर दर्जा हरारत -18.3 यानी 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।